चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसमें हम आज पढ़ेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स बोले तो वो कंडीशंस जो आपको पूरी करनी होती है यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इस पूरे टॉपिक का सिनॉप्सिस ये है। इंट्रोडक्शन है, फिर इसेंशियल है, सेक्शन 10 में दे रखी है जो कंडीशंस आपको पूरी करनी होती है यदि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो पहली कंडीशन है एग्रीमेंट, फिर फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इसके अलावा चार और कंडीशन है, वो है सर्टेनिटी, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फॉर्मेलिटीज। फिर इसी वीडियो में हम तीन केस लॉ भी कवर करेंगे जो कि है मोहेरी बीबी, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। फाइनली कंक्लूजन भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 2H में। ठीक है, तो यदि हम मैथमेटिकली देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है। देखिए, इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो और जज साहब को बोल सकते हो कि साहब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई है ये सामने वाली पार्टी से पूरी करवाइए क्योंकि ये परफॉर्म करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब यही है कि आप जाकर अपना राइट कोर्ट में जाकर इन्फोर्स करा सकते हो। चलिए, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब बनेगा। इसका आंसर मिलता है हमें सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। अगर आपने उन कंडीशंस को पूरा कर दिया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल होगा, मतलब आप उसे कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स कर पाओगे। ठीक है, इसी कारण से सेक्शन 10 को हार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि यदि दिल नहीं होगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। सिमिलरली यदि सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं होगी तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 10 में चलते हैं और जो जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन 10 में की लैंग्वेज ऐसी है, all agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for a valid, for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। हम इस सेक्शन को अगर बाइसेक्ट करें तो 6 कंडीशंस निकल के आती है, जो कि है, पहली है एग्रीमेंट, दूसरी है फ्री कंसेंट, तीसरी है कॉम्पिटेंसी, चौथी है लॉफुल कंसिडरेशन, पांचवी है लॉफुल ऑब्जेक्ट और छठा है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सो बेसिकली हमको ये 6 कंडीशन पूरी करनी है यदि हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। ठीक है, अब हम एक एक कंडीशन को कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एग्रीमेंट से। देखिए, एग्रीमेंट अराइज होता है ऑफर और ऑफर के एक्सेप्टेंस से। एक पार्टी ने ऑफर दिया, सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है एग्रीमेंट बन जाता है। अब एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ये ऑफर करता है अपनी बाइक 50,000 रुपये में बी को, बोलता है कि तुम मेरी बाइक 50,000 रुपये में ले लो। जैसे ही बी हाँ कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारी बाइक 50,000 रुपये में ले लूंगा, हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट बन चुका है। ठीक है, चलिए, अब आती है दूसरी कंडीशन, वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। मतलब यदि पार्टीज को एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उनको सबसे पहले तो मेजर होना पड़ेगा। मेजर मतलब
या तो आप 18 साल के हो, या तो आप देखिए, मेजोरिटी का मतलब होता है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में डिफाइन करा गया है, या तो आप 18 साल के हो या 18+ हो। ठीक है, चलिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप साउंड माइंड के होना चाहिए। साउंड माइंड का बोले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत नशे में हो, आपने 6-7 पैक पी रखे हैं और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप साउंड माइंड के नहीं होते, क्योंकि आप उस टाइम पे इतने कैपेबल नहीं होते हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन को समझ पाओ। ठीक है। तीसरी कंडीशन सेक्शन 11 की है कि आप किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है एलियन एनिमी। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, एलियन एनिमी। मतलब वहाँ का नागरिक, जो देश हमारे भारत से वॉर में है, यदि हमारे भारत का किसी देश वॉर हो रहा है, तो वहाँ का नागरिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये एक उदाहरण है। सिमिलरली, यदि आप दिवालिया हो गए, तो कोर्ट ये कंडीशन इम्पोज कर सकती है कि क्योंकि आप दिवालिया हो चुके हो, अब आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाता है लॉ के द्वारा, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अगर आपने कर दिया तो वो वॉइड होगा, यूजलेस होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। अब इसी में हम एक कवर करते हैं कि माइनर्स एग्रीमेंट। मान लीजिए एक मेजर आदमी ने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा? इसका आंसर मिलता है हमें मोहिरी बीबी केस से। ये बहुत फेमस केस है। ये केस बोलता है कि यदि आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड सिंस बिगिनिंग। अब वॉइड का मतलब होता है कि नल, जीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। और एब इनिशियो मतलब शुरू से, मतलब वो कभी वैलिड बना ही नहीं था, वो शुरू से वॉइड है। ठीक है। तो बेसिकली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तीसरी कंडीशन जो कि सेक्शन 10 में दे रखी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वो है फ्री कंसेंट। अब हम अगर कंसेंट को आम भाषा में बोले, तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। 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 एक मिनट दीजिए मुझे। सहमति। ठीक है। अब कंसेंट को आप ऐसे समझिए कि पहली बात तो कंसेंट को सेक्शन 13 में डिफाइन कर रखा है। कंसेंट को, टू पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, जिसको एक दूसरी लैंग्वेज में कंसेंसम भी बोलते हैं। अब मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब दो लोगों के मन का मिलना। अब हम कब बोलेंगे कि दो लोगों का मन मिल चुका है फॉर द पर्पस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ऐसा हम तब बोलेंगे जब वो दोनों लोगों की, मतलब जो भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, तो हम बोलेंगे कि कंसेंट नहीं है। और यदि कंसेंट नहीं होगी, मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका जो एग्रीमेंट बन रहा है, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लीजिए ए के पास दो घोड़े हैं, एक सफेद और एक काला। ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ। वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कौन सा, सफेद की काला।
अब बी को लग रहा है कि ए उसका काला घोड़ा बेचना चाहता है, बट एक्चुअली ए अपना सफेद घोड़ा बेचना चाहता है। तो इस कंडीशन में जो एग्रीमेंट इन्होंने करा है घोड़ा बेचने का, वो वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग घोड़ा समझ रहे हैं। वो समझ रहा है कि वाइट घोड़ा बेच रहा है और वो समझ रहा है कि ब्लैक घोड़ा बेच रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कंसेंट नहीं होगी। भले ही दोनों घोड़ा बेचने खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द कलर ऑफ ए हॉर्स। तो इसलिए कोई वैलिड कंसेंट नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बड़ा काम का है ये। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ फ्री कंसेंट के बारे में लिखा गया है। अभी तक हम सिर्फ कंसेंट डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यदि हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें चाहिए कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि जो भी कंसेंट दोनों पार्टी ने दी है वो इन चीज़ों की वजह से नहीं होना चाहिए। किन चीज़ों की वजह से नहीं होना चाहिए? कोवर्जन की वजह से नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री अंडर सेक्शन 14 व्हेन इट इज नॉट, ये कीवर्ड नॉट है यहाँ पर, है ना, नॉट, नॉट कॉज्ड, मतलब इसकी वजह से कंसेंट नहीं लेना होनी चाहिए पार्टीज की। पहला हो गया कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब क्या होता है कि आप डरा धमका के किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो। ये रहा इसका इलस्ट्रेशन। ए बोलता है कि तुम मेरी ज़मीन को कम कीमत में खरीदो और इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कोवर्जन हो गया, आपने किसी से डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट करा है। दूसरा, इसका दूसरा एग्जांपल एक ये भी ले सकते हो आप कि आपने किसी के सर के ऊपर बंदूक रख दी और उसको बोला साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी कोवर्जन में ही आएगा। अच्छा, वॉइड और वॉइडेबल, चलिए हम इसको बाद में पढ़ते हैं थोड़ा। दूसरी चीज़, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मान ली अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप एक बड़ी पोजीशन में हो और आप उस पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो जो अपने शिष्य को बोलता है कि तुम्हारी सारी संपत्ति 50 रुपए में मेरे नाम पर कर दो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, ये रहा एग्जांपल, वापस से इलस्ट्रेशन उसका। तीसरा, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है कि आप इंटेंशनली किसी को डिसीव कर रहे हो, इंटेंशनली किसी को बेवकूफ़ बनाकर कॉन्ट्रैक्ट यदि आपने किया तो बोला जाएगा कि आपने फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया है। इसका इलस्ट्रेशन ये है, ए बी को घोड़ा बेचता है और ए को पता है कि वो घोड़ा पागल है, बट ये फैक्ट वो छुपा लेता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये फ्रॉड से हुआ है। ठीक है। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को अनइंटेंशनली गलत कुछ इंफॉर्मेशन दे देती है और सामने वाली पार्टी उस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब ये एग्जांपल देखिए, ए को लगता है कि उसकी ज़मीन से 10 कुंटल वीट का प्रोडक्शन होता है और वो ऐसा बी को भी बोल देता है, बट एक्चुअली तो सिर्फ 7 कुंटल ही प्रोडक्शन होता है। बट क्योंकि ए ने बी को बोला है कि 10 कुंटल होता है तो बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बट एक्चुअली तो 7 ही करता है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ए ने ये जानबूझ के नहीं किया, उसका कोई इंटेंट नहीं था डिसीव करने की या फ्रॉड करने की। उसको एक्चुअली लगता था कि मेरी ज़मीन ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली मिस्टेक, इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है जिससे ए बोलता है कि मैं अपनी शिप तुम्हें बेच दूंगा, बट एक्चुअली जब ये एग्रीमेंट हो रहा होता है तो वो शिप डूब गई होती है, वो समुद्र में किसी वॉयज पे गई होती है। और जब ये दोनों लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये मुंबई में, लेकिन वो शिप ऑस्ट्रेलिया में पहले डूब गई पर इनको नहीं पता, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि जो शिप है वो एग्जिस्टेंट है, वो अच्छी कंडीशन में, बट एक्चुअली तो वो डूब चुकी। ठीक है, तो बेसिकली फ्री कंसेंट अगर आपको चाहिए तो इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हम यहाँ पर इसका इफेक्ट लिखा है कि
यदि कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और अगर कंसेंट बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कॉज की गई है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, यदि कोएर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, वॉइडेबल। सिमिलरली इससे भी कंसेंट आपने ऑब्टेन करी और इससे भी करी तो भी वॉइडेबल। बट अगर आपने बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कंसेंट लिए तो ये वॉइड हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि वॉइड और वॉइडेबल में अंतर क्या होता है। देखिए, वॉइड का मतलब होता है कि जो भी एग्रीमेंट है वो ज़ीरो है, नल है, नो वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, मतलब यूजलेस एग्रीमेंट है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या तो नल है या ज़ीरो है या नो वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, ये होता है वॉइड एग्रीमेंट का मतलब। और वॉइडेबल का मतलब होता है कि वॉइडेबल का मतलब होता है वैलिड until cancelled by court at option of aggrieved party। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि वैलिड रहेंगे तब तक जब तक आप कोर्ट में जाके उसको कैंसिल नहीं करवा लेते। और वॉइड एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही जीरो होते हैं, नल होती हैं, उनकी आइज ऑफ लॉ में कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो वो यूजलेस होते हैं, आपको कुछ कराना ही नहीं है। बट अगर वॉइडेबल है और अगर आपको वो एग्रीमेंट अच्छा नहीं लग रहा है और आप एग्रीड हो तो आप कोर्ट में जाके उसको कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम चौथी कंडीशन में आते हैं, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमको ये 6 कंडीशन पूरी करनी है। पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है कंसेंट, तीसरा है कॉम्पिटेंसी है, और चौथा है, हाँ, तीसरा, ये 3 कंडीशन हमने कवर कर ली। एग्रीमेंट हमने कर लिया, एग्रीमेंट कैसा बनेगा, ऑफर एक्सेप्टेंस है। कॉम्पिटेंसी देख ली, मेजोरिटी साउंड माइंड डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। फिर हमने फ्री कंसेंट देख ली कि फ्री कंसेंट तब होगी जब ये चीज़ों से नहीं प्राप्त की गई हो। वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस देख लिया, वॉइड है तो जीरो है, नल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैलिड अंटिल कैंसल बाय कोर्ट और एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। अब हम आते हैं चौथी इसेंशियल कंडीशन जो कि सेक्शन 10 में दे रखी है, वो है लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए, कंसिडरेशन को लीगली हम बोलते हैं प्राइस फॉर अ प्रॉमिस। अगर इसको और आसान भाषा में समझाया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें एक्सचेंज हो रही है ना पार्टीज के बीच में, वो है कंसिडरेशन। मान लीजिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी कार 50 लाख रुपए में बेचने के लिए। ठीक है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी कार आपको 50 लाख रुपए में बेचूंगा। अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिल रहा है, मुझे मिलेगा 50 लाख रुपए। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, 50 लाख रुपए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या मिलेगा, मेरी कार। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुई, मेरी कार। ठीक है, तो कंसिडरेशन बेसिकली वो चीज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज हो रही है, जो कि एक पार्टी को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो कंसिडरेशन हो गया। अब सेक्शन 10 बोलता है कि जो आपकी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब कि अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल क्या होती है, जो कि सेक्शन 23 में दे रखी है कि
इस टाइप की कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कैसी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए? फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन बाय लॉ बोले तो एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, किसी कानून में ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी कानून में एक्सप्रेसली ऐसा लिखा हुआ है कि आप ये एक्ट नहीं कर सकते, तो वो एक्ट को आप एज अ कंसिडरेशन यूज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ए और बी एग्रीमेंट करते हैं स्मगलिंग करने के लिए प्रोहिबिटेड गुड्स, ये वैलिड नहीं है, ये कंसिडरेशन फॉरबिडन है और इसलिए एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली डिफिट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि एक्सप्रेसली तो लॉ प्रोहिबिट नहीं करता, लेकिन यदि आपको वो करने दिया तो उससे वो लॉ का पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं हम, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ए और बी एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ए बोलता है कि तुम मेरी इनकम कम शो करो टैक्स रिकॉर्ड में, ताकि मुझे इनकम टैक्स कम देना पड़े। तो ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि ऐसा नहीं करना है, बट ये आप फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ये आपको परमिट कर दिया तो वो जो टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा, वो यूजलेस खत्म हो जाएगा। मतलब कोई फिर आपने उसके प्रोविजन को डिफीट कर दिया, उसका जो पर्पस था आने का आपने उसको हरा दिया, तो क्या मतलब है ऐसे कानून का? तो बेसिकली आप इनडायरेक्ट चीजें भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो भले ही प्रोहिबिटेड नहीं है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। तीसरा, ऐसा एक्ट जो कि फ्रॉडुलेंट है, वो कंसिडरेशन का काम नहीं कर सकता। ठीक है, ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बना लो जिसके आधार पर मैं यूपीएससी में एडमिशन ले लूँ। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये वॉइड है क्योंकि आप फ्रॉड काम करवा रहे हो सामने वाले से। सिमिलरली यदि कंसिडरेशन ऐसी है जिससे किसी पर्सन को या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचे, तो वो कंसिडरेशन भी वैलिड नहीं है। जैसे कि ए एग्रीज टू पे बी फॉर असोल्टिंग सी। ए और बी एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम जाकर सी को मारो। तो ये कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन क्या है कि सी को मारना, बी से मरवाना। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसा है। तो इसमें ये जो कंसिडरेशन दे रहा है ना, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी को इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। पांचवी, कंसिडरेशन ऐसी भी नहीं होना चाहिए जो कि इमोरल हो या जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। अब इमोरल कंसिडरेशन का मतलब इस सेक्शन में सेक्सुअल इमोरलिटी को रेफर करता है। देखिए, एग्जाम्पल देखिए। ए बी को पैसे देता है ताकि वो दोनों अपनी इलिसिट मतलब गलत प्रकार की सेक्सुअल रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके, ये वैलिड नहीं है। सिमिलरली आप कंसिडरेशन ऐसी नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट, कि आप किसी अपने देश के दुश्मन के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिससे कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दिक्कत आए। ठीक है, मान लीजिए आपने साक्षियों को, आपने विटनेसेस को पैसे खिला दिए, आपने विटनेसेस के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि तुम मेरे खिलाफ सबूत मत देना, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन भी पूरी हो गई, लॉफुल कंसिडरेशन। अब पांचवी कंडीशन जो कि सेक्शन 10 में दे रखी है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो पर्पस, बेसिकली आप जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना है जो कि लॉ के द्वारा रोका गया। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि वो जाके क्राइम कमिट करे या टैक्स इवेट करे। ठीक है, इसको थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने शार्प शूटर से एक एग्रीमेंट करा कि तुम जाके सी को बंदूक से उड़ा दो,
मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। छठी कंडीशन सेक्शन 10 की, आप ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं। कौन कौन से एग्रीमेंट है जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है? अच्छा, एक्सप्रेसली का मतलब होता है लिखित में, है ना, लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26, आप एग्रीमेंट करके किसी की शादी को रुकवा नहीं सकते। मान लीजिए ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई बी, तू जिंदगी भर शादी मत करना, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये वॉइड है। सिमिलरली ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है जिसमें ए बोलता है कि मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा यदि तू अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दे और कभी भी दुकान ना लगाए, ये भी वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट होने से या कंटिन्यू होने से रोके, वो एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं है। उदाहरण के तौर पर ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब बी के घर वाले केस करने जा रहे हैं, तो ए आ गया और बोला कि मैं तुमको 10 करोड़ रुपए दूंगा, तुम केस मत करो मेरे ऊपर, एफआईआर रजिस्टर मत करवाओ, तो ये एग्रीमेंट भी लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि ये लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहा है। चौथा, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब कि सट्टेबाजी, है ना, सट्टा, जो सट्टेबाजी लगती है ना क्रिकेट में, वो उस टाइप के एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये सेक्शन 10 में ये 6 कंडीशंस है जो कि आपको इंश्योर करना है अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। क्या क्या कंडीशन है? एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए आपका एग्रीमेंट, आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, आपके एग्रीमेंट की कंसिडरेशंस भी लॉफुल होनी चाहिए, आपकी दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री होना चाहिए उस एग्रीमेंट में, आपकी पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और फाइनली एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पहले तो आप एक एग्रीमेंट बनाओ और फिर देखो कि ये सब कंडीशन पूरी हो रही कि नहीं। अगर ये सब हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, ये तो सेक्शन 10 की कंडीशन हो गई। इसके अलावा 4 और कंडीशन है जो आपको पूरी करनी होती है यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, सेक्शन 29 में इसको डिफाइन कर रखा है कि यदि आपके एग्रीमेंट का टर्म सर्टेन नहीं है तो वो वॉइड बन जाएगा। अच्छा, सर्टेनिटी का मतलब इलस्ट्रेशन देखते हैं। A agrees to sell B a reasonable quantity of goods। तो एग्रीमेंट हुआ है रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बेचने का, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ये 10 किलो की बात की जा रही है कि 1000 किलो की बात की जा रही है कि 1 लाख kg की बात की जा रही है, क्या? सिमिलरली गुड्स क्या, क्या वुल की बात की जा रही है, क्या कॉटन की बात की जा रही है, क्या? ये डिफाइन नहीं है ना। तो यदि इस टाइप का एग्रीमेंट है जहां पर आपने गुड्स को भी डिफाइन नहीं कर रखा, जहां पर आपने क्वांटिटी को भी डिफाइन नहीं कर रखा, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो टर्म्स है ना वो सर्टेन नहीं है, मतलब वो क्लियर नहीं है। आपको सब चीज क्लियर लिखना है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो कि इम्पॉसिबल एक्ट की बात करता है। फॉर एग्जांपल, ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि ए बी को जादू से खजाना ढूंढ के देगा, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। सिमिलरली एक लड़का एक लड़की से एग्रीमेंट करता है कि वो उसे चांद और तारे तोड़ कर ला के देगा, ऐसा एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होता है। फिर थर्ड आती है, मतलब ऐसे तो ये 9वीं कंडीशन हो गई, बट हम अदर कंडीशन में भी पढ़ लेना। थर्ड थर्ड कंडीशन तो ये है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
देखिए, इसका मतलब होता है, पहली बात तो इंटेंशन एक मेंटल स्टेट है। तो कोर्ट जब भी एक एग्रीमेंट आएगा ना, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखती है, नहीं मान लीजिए दो पार्टी गई कोर्ट के पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेके। एक पार्टी बोलेगी कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं चाह रहा था, दूसरी बोलेगी कि हाँ ये बनाना चाह रहे थे। तो कोर्ट फिर चेक करती है कि क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी या नहीं। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है conscious willingness of the parties that failure to perform the agreement will attract legal consequences। बेसिकली कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या पार्टीज ये चाहती थी जब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि यदि कोई भी पार्टी ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करती है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या पार्टीज ये चाहती थी, ये कोर्ट को देखना होगा। अब कोर्ट कैसे देखेगी, कोर्ट लगाती है प्रिजम्पशन। मान लीजिए अगर सोशल या डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हुआ है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप बनाने की। लीगल रिलेशनशिप बनाने की मतलब कोर्ट में जाने की, इन केस कोई भी विवाद होता है एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो जो डोमेस्टिक और सोशल टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, वहाँ कोर्ट की ये प्रिजम्पशन रहती है कि लीगल रिलेशन बनाने की कोई इंटेंशन नहीं थी। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। A husband promises his wife to give 5,000 rupees per month for household expenses. This is a domestic agreement. There is no intention to create a legal relationship. It is not a contract. इसका मतलब एक हस्बैंड अपनी बीवी को बोलता है कि वो हर महीने उसे 5,000 रुपये देगा घर चलाने के लिए। अब 2-3 महीने तो देता है, लेकिन फिर वो मना कर देता है। तो जो वाइफ है वो कोर्ट चले जाती है और बोलती है कि सर हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट था, परंतु अब ये पतिदेव हमारे पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। तो कोर्ट बोलेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, यहाँ पर आप लोगों की लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। ये इलस्ट्रेशन पूरी इस केस पे बेस्ड है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ठीक है। अच्छा, हम बहुत बार ऐसी बात कर रहे हैं ना कि हस्बैंड ने बोला कि वो 5,000 रुपये देगा महीने के घर चलाने के। तो ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के ही कॉन्ट्रैक्ट करो। जैसे ये, ठीक है, जैसे आप दुकान पर भी जाते हो, आप दुकान पर गए, आपने एक ब्रेड का पैकेट उठा लिया और दुकान वाले को आपने 10 रुपए दे दिए, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, यहाँ कुछ लिखित में नहीं हुआ, बट इसे भी कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है। ठीक है, इसको हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, रिटर्न क्या होते हैं। एनीवेज, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे मेन टॉपिक से। अब अब आती है बात कॉमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट के। तो अगर कॉमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट है, तो कोर्ट मान के चलती है कि यहाँ तो प्रिजम्पशन है लीगल रिलेशनशिप बनाने की। लीगल रिलेशनशिप मतलब वही कि अगर कुछ भी विवाद होगा तो कोर्ट में जाएंगे। क्या ऐसी पार्टीज चाहती थी, ये कोर्ट चेक करता है। ठीक है, इसके ऊपर केस लो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें बेसिकली एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि हम ये गोली बना रहे हैं, यदि आपने ये गोली खाई तो आपको इन्फ्लुएंजा डिसीज होता है वो नहीं होगा। लेकिन एक आदमी ने वो गोली खाई, उसके बावजूद उसको वो डिसीज हो गया। तो भी कंपनी बोल रही थी कि नहीं, हमारी तो कोई रिलेशनशिप इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी थी, क्योंकि आप एक कंपनी हो और जब आपने ये ऑफर दिया तो ये कॉमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन था, इसलिए यहाँ पर इंटेंशन तो है। फाइनली देखिए, लीगल फॉर्मेलिटीज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आप दुकान में गए, आपने ब्रेड ले लिया, आपने दुकानदार को 10 रुपए दे दिए। यहाँ पर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अटेस्टेशन मतलब लोग दो लोगों का साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती है। अगर आपने इनको कंप्लाई नहीं करा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल बन जाएगा। इसका वो एग्जांपल आप ले लीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर
सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यदि आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना है तो आपको उसको राइटिंग में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, उस पे 2 विटनेसेस के साइन भी होंगे जिसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन, उस पे स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगी। अगर नहीं करे तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में ये लिखना है सेक्शन 10 हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, इससे डिटरमाइन होता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं। फर्दर ये बताता है कि हर एग्रीमेंट फ्री कंसेंट पे बने, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ बने। बस ये पूरा का पूरा आप लिख देना जितना आपको याद रहे। तो वापस हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, इन्फोर्सिबिलिटी आती है सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी कर दो तो आपका जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिबल बन जाएगा। अगर सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं करी तो आपका एग्रीमेंट मात्र एग्रीमेंट बनकर रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो आप उसको कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 10 में ये 6 कंडीशन है: एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। इनके अलावा 4 और कंडीशन है जो आपको पूरी करनी होती है अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। पहला कि सर्टेन टर्म्स रखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना रहे हो उसके टर्म्स क्लियर रखो, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसको एक्चुअली परफॉर्म करना पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। तीसरा, आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो दिख जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक नेचर का है या कॉमर्शियल नेचर का है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। चौथी चीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, हर कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हाँ। तो बेसिकली अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपको यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले तो आप बनाओ कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू, पहले आप बनाओ एक एग्रीमेंट, फिर आप सेक्शन 10 की कंडीशंस को पूरा करो प्लस 4 अदर कंडीशंस। आपने ये सब कंप्लीटली अगर बना दी, आपने अगर ये सभी क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करा क्योंकि उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए ये वाला है लॉफुल कंसिडरेशन, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फ्री कंसेंट पे तो एक 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ऊपर से बेसिक चीज़ें कवर करी है क्योंकि अभी इस पर 10-12 वीडियो और बनना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, इसमें जो जो हमने डिस्कस किया। तो इनके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग से वीडियो भी बनेगी, आप उनका इंतज़ार करिएगा। ये रहा वापस से सिनॉप्सिस, सेम टू सेम बना लीजिए। इसके अलावा आपको यदि खासकर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये सफिशिएंट है ये वीडियो। चलिए, विद दैट आई एम टेकिंग माई लीव, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।